हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका भावना और स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी ज़रा हटके पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज की गद्य खंड का पाठ एक कहानी यह भी। यह एक आत्मकथा है, पर पूरी तरह से आत्मकथा नहीं है, पर आत्मकथा की तरह ही लिखा गया एक पाठ है जिसके लिखने वाली हैं लेखिका हैं मन्नू भंडारी जी। तो आइए मन्नू भंडारी जी का जीवन परिचय जान लेते हैं संक्षिप्त में। मन्नू भंडारी जी का जन्म 1931 में गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ। उनकी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा हुई राजस्थान के अजमेर शहर में, यानी इंटर तक 12th तक उन्होंने राजस्थान में पढ़ाई की और बाद में उन्होंने हिंदी में एमए किया। दिल्ली में मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्त किया, यानी पहले इन्होंने दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में पढ़ाया और उसके बाद वहाँ से इन्होंने वो छोड़ दिया कॉलेज। सन 2021 में इनका देहांत हो गया। इनकी जो रचनाएं हैं उनमें एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है और त्रिशंकु ये कहानी है इनकी। आपका बंटी महाभोज ये उपन्यास है, ये प्रसिद्ध है। आइए पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। इस पाठ में मन्नू भंडारी जी ने अपने विषय में, अपने परिवार के विषय में, अपने पिता के विषय में बताया है। तो जो कहानी है शुरू होती है तो वो बता रही हैं कि मेरा जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ, लेकिन उनको जो घर याद है वह है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले का 2 मंजिला मकान, यानी जो डबल स्टोरी बना हुआ है। उसकी ऊपरी मंजिल पर उसके पिताजी, यानी जो हमारी लेखिका हैं, ऊपर वाली मंजिल पर हम उनके पिताजी रहा करते थे और वो हमेशा पुस्तकों में और पत्र पत्रिकाओं के ढेर से घिरे रहते थे। यानी उनके कमरे में मैगजीन्स और जो बुक्स वगैरह होती थी वही फैली रहती थी। और नीचे वाले मंजिल पे वो अपनी माँ के साथ रहा करती थी। अपनी माँ के बारे में उन्हें बताया है कि वो व्यक्तित्व विहीन अनपढ़ माँ अपने बच्चों की इच्छा और पति की आज्ञा का पालन करने में जुटी रहती थी। मतलब जो उनकी माँ थी वो कैसी थी, उनकी अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं थी, कुछ भी ऐसा विशेष नहीं था उनके व्यक्तित्व में। तो उनको बोल रही है वो क्या थी, अनपढ़ थी, यानी बिना पढ़ी लिखी थी और हमेशा अपने बच्चों की जो भी इच्छा होती थी या अपने पति की जो भी उनकी आज्ञा होती थी उसी को पूरा करने में वो लगी रहती थी। अपना मतलब उनको अपने लिए कुछ करना या अपने लिए अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना ये सब उनको नहीं आता था। पिताजी का समाज में नाम और सम्मान था। उनके जो पिताजी थे वो जो हमारी सोसाइटी है उसके रिस्पेक्टेड एक पर्सन थे और वह कांग्रेस और समाज सुधार के कार्यों में लगे रहते थे। उनके जो पिताजी हैं वो जो है जो समाज सुधार है उसके काम में लगे रहते थे और अतः वह दरिया दिल से 8-8, 10-10 विद्यार्थियों का घर रखकर पढ़ाते थे। मतलब इनके पिताजी जो थे वो बहुत बड़े दिल के थे और उन्होंने अपने घर पर ही 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को पढ़ाया है। वो बहुत कोमल थे, संवेदनशील थे, लेकिन क्रोधी और अहंकारी भी थे। मतलब वैसे तो वो बहुत सॉफ्ट थे और संवेदनशील भी थे। मतलब कि किसी को देखकर जब आप रिएक्ट करते हो, दुख देखकर रिएक्ट करते हो तो वो थे संवेदनशीलता। तो संवेदनशील तो थे लेकिन साथ साथ कैसे थे, बहुत गुस्से वाले भी थे और अहंकारी भी थे। मतलब उनको प्राउड भी बहुत था अपने ऊपर। तो उसके बाद क्या हुआ, किसी आर्थिक झटके के कारण, मतलब कुछ फाइनेंशियल उनकी कुछ ऐसी कंडीशन हो गई कि उनके पिता को इंदौर छोड़कर अजमेर आना पड़ा। अजमेर में आ गए राजस्थान में। वहाँ पर उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी हिंदी कोश के अधूरे कार्य को पूरा किया। अंग्रेजी हिंदी कोश मतलब जो डिक्शनरी होती है अंग्रेजी टू हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए, तो उसके काम को पूरा किया। उससे उन्हें यश ही मिला, पैसे नहीं। मतलब उससे उनको वो फेमस तो हुए लेकिन जो पैसों की जरूरत थी वो पूरी नहीं हो पाई। तो जो उनकी फाइनेंशियल जो परेशानी चल रही थी उससे क्या हुआ, अब उनके व्यक्तित्व में भी क्या आने लगा, चेंज आने लगा, वो भी बदलने लगे। पहले वो कैसे थे, कोमल स्वभाव के थे, है ना, लोगों की मदद करते थे, अपने घर में बच्चों को फ्री में पढ़ाया करते थे। लेकिन अब वो क्या हो गए थे, अब उनने क्या कर दिया था, उनका अहंकार और ज़्यादा बढ़ गया था। वो अपने बच्चों से अपनी परेशानियां नहीं बांटते थे, मतलब क्योंकि फाइनेंशियली उनको कुछ प्रॉब्लम्स रहती थी, कभी अपने घर में किसी को नहीं बताते थे। और नवाबी तो आदतें थी, मतलब जो शौक थे वो तो पहले वाले ही थे, अमीरों वाले। और जो उनकी इच्छाएं थी, जो भी वो चाह रहे थे वो अधूरी रह जा रही थी। तो इसकी वजह से क्या होता जा रहा था, उनका गुस्सा भी बहुत बढ़ता जा रहा था और उनके अपनों द्वारा किए गए विश्वासघात ने उन्हें बहुत शक्की बना दिया था। उनके कोई अपने ही रिलेटिव थे, उनके कोई रिश्तेदार थे जिन्होंने उनके साथ में क्या किया था, विश्वासघात किया था, मतलब उनका भरोसा तोड़ा था।
जिसकी वजह से अब वो शक्की भी हो गए थे। शक्की मतलब किसी पे शक करने वाले, हर किसी पे शक करते थे। और कभी कभी इस चीज़ का दंड जो है बच्चों को भी भुगतना पड़ता था, यानी कि मुझे और मेरे भाई बहनों को भी ये सब जो है भुगतना पड़ता था, अपने पिता का गुस्सा और उनका जो शक्की जो स्वभाव हो गया था वो। लेखिका क्या है, मैं जानती थी कि पिता के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उसके व्यक्तित्व में समा गई हैं। उन्होंने क्या बोला कि मुझे पता था कि हालांकि मुझे अपने पिताजी का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी उनके व्यक्तित्व की, उनकी पर्सनैलिटी की ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो खुद ही मेरे अंदर आ गई थी। बचपन में लेखिका कैसी थी, मरियल सी थी। मरियल मतलब जैसे बिल्कुल पतली दुबली पतली सी, काली थी, ठीक है। उससे 2 साल बड़ी बहन जो थी वो बहुत गोरी थी, स्वस्थ थी तो सुंदर भी लगती थी। तो पिताजी जो है उनके, वो हमेशा बड़ी बहन की तारीफ किया करते थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो लेखिका है उनके मन में हीनता ग्रंथि बैठ गई। हीनता मतलब होना कि अपने आप को कम समझना, अपने आप को कुछ नहीं समझना, इस तरह की क्या हो गई, उनके मन में भावना आ गई। और इतनी वो भावना उनके मन में उस समय बैठ गई कि आज भी अगर कोई उनको कोई रिस्पेक्ट देता है, कोई सम्मान देता है, तो उन्हें ये विश्वास ही नहीं होता कि वो इस लायक है कि वो ये सब कर सकती हैं। आज अगर लेखिका के विश्वास खंडित हो गए हैं तो उसके पीछे पिताजी का शक्की स्वभाव भी झलकता है। मतलब अगर लेखिका आज, उनका जो स्वभाव है वो इस तरह का है, तो उसके पीछे कारण कौन है, उनके पिताजी। उनके पिताजी जो उनको हमेशा उनकी बहन से कंपेयर करते रहते थे, और उनका शक्की जो स्वभाव था, हमेशा शक करने वाला स्वभाव, वो भी क्या है, उनके अंदर आ गया है लेखिका के अंदर। जिन जिन बातों पर लेखिका की टक्कर हुआ करती थी, वे सब बातें आज भी उसके व्यक्तित्व में समाई हुई हैं। यानी लेखिका का और उनके जो पिता थे, उनके आपस में क्या होता था ना, वाद विवाद होता, टकराव होता था, किसी बात पर बहस हो जाती थी। तो बोले जिन जिन बातों पर भी हम दोनों के बीच में बहस हुआ करती थी, वो बातें आज भी मेरे अंदर समाई हुई हैं, मेरी पर्सनैलिटी में आज भी वो देखी जा सकती हैं। बस उनका रूप बदल गया है। आश्चर्य होता है कि हमारा अतीत किस कदर हमारे व्यक्तित्व पर छाया रहता है। वो बोलती है कि देखो, हैरानी होती है कि हमारा जो अतीत है, अतीत मतलब जो हम बचपन में जिए हैं, हमारे साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, उस समय हमारे साथ बचपन में जो कुछ भी हुआ होता है, वो हमारे पूरी ज़िंदगी जो है हमें बहुत इफेक्ट करता है। वो पूरी ज़िंदगी हमारे उस पर जो पर्सनैलिटी पे उसके कुछ ना कुछ प्रभाव रहता है। अब वो बोले लेखिका की माँ बहुत ही धैर्यशाली थी। धैर्यशाली का मतलब क्या होता है कि बहुत धैर्य रखने वाली, बहुत सहन करने वाली थी उनकी माँ। वे पति की हर ज्यादती और बच्चों की हर इच्छा को अपना भाग्य समझती थी। मतलब कि उनके जो हस्बैंड थे, जो लेखिका के पिताजी थे, वो कुछ भी करते थे उनके साथ में, तो वो उसको सहन कर लेती थी। हर उनकी जो भी उनके साथ किया जाता था, मतलब अत्याचार वगैरह, उसको वो सहन कर लिया करती थी। और अपने बच्चों का जो उनकी इच्छाएं हैं उनको पूरा करने में ही उनको क्या होता था, सुख मिलता था। तो उनकी जो माँ थी, उनका लगाव सभी भाई बहनों की तरफ था, परंतु वह त्याग लेखिका के लिए आदर्श ना बन सका। मतलब उनकी माँ कैसी थी, उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए त्याग दिया, अपने पति के लिए त्याग दिया, लेकिन क्या हुआ, वो अपनी बेटी के लिए, लेखिका के लिए मतलब एक आइडल नहीं बन पाई। वो उनको अपना आइडियल नहीं मानती थी, क्योंकि उनको उनके जैसा नहीं बनना था कि अपने बस पति के लिए और अपने बच्चों के लिए ज़िंदगी जीने वाली, अपना उनका कोई व्यक्तित्व नहीं, अपनी उनकी कोई पर्सनैलिटी नहीं, उनको वैसा नहीं बनना था। तो उनकी माँ उनके लिए आदर्श नहीं थी। वैसे अगर हम देखते हैं, देखिए ज़्यादातर लड़कियाँ क्या होती हैं, बोलती हैं मुझे अपनी माँ के जैसा बनना है, मुझे अपने पिता के जैसा बनना है, वो मेरे आइडियल हैं। लेकिन लेखिका के लिए उनकी माँ उनकी आइडल नहीं थी। अब लेखिका वो अपने आस पड़ोस के जीवन के बारे में बता रही है कि उस समय जो उनका आस पड़ोस था, जो नेबर्स थे, वो कैसे थे। लेखिका अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला के साथ बचपन में सारे खेल खेला करती थी। यूँ वह भाइयों के साथ गुल्ली डंडा भी खेलती थी, पतंग भी उड़ाती थी, मांझा सूतना ये सब भी क्या करती थी। मतलब मांझे पे होता ना, आप उसको सूतते हो, उस पर कुछ रगड़ के उसको ज़्यादा तेज बनाने की कोशिश करते हो, लेकिन उनकी सीमा होती थी। मतलब जो भी खेल खेलना है उन्हें अपने भाइयों के साथ, वो उनको अपने घर के अंदर ही खेलना होता था। और उन दिनों में घर का मतलब होता था पूरा मोहल्ला। मतलब आजकल की तरह नहीं कि अपना घर है तो उसी में बच्चे बैठे हैं, उसी में खेलें। उस समय क्या होता था ना, आपस के सभी घर जो है वो बच्चे आपस में मिलजुल कर खेला करते थे, तो पूरा मोहल्ला ही एक घर की तरह हुआ करता था। कुछ घर तो परिवार के हिस्से माने जाते थे, कुछ घर तो ऐसे होते थे जैसे ये हो गया कि साथ में बैठ के खा रहे हैं, साथ में बैठ के बातें कर रहे हैं, साथ में बैठ के समय बिता रहे हैं, बिल्कुल घर जैसे हो जाया करते थे। लेखिका सोचती है कि उन दिनों की तुलना में आज महानगर जो है, उनके फ्लैटों का जीवन कितना संकुचित है, असहाय है और असुरक्षित है। मतलब उन समय की अगर हम आज के समय से तुलना करें, तो आजकल के जो बहुत बड़ी बड़ी जो शहर हैं, उनमें जो लोग फ्लैट में रहते हैं, उनका जीवन कैसा संकुचित, मतलब बहुत छोटी सी जगह में रहते हैं, असहाय हैं, किसी की सहायता नहीं करनी, असुरक्षित हैं।
कि बस 4 लोग रह रहे हैं, 5 लोग रह रहे हैं, उनकी क्या सेफ्टी, कोई जानता नहीं, पड़ोस में कौन रह रहा है किसी को कुछ पता नहीं। तो उन दिनों के कंपैरिजन में आज का जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा मतलब चेंज हो चुका है। लेखिका का सभी कहानियों, लेखिका के जितने भी कहानियों में उन्होंने जो अपने पात्र लिए हैं, ये कैरेक्टर्स लिए हैं ना, वो उनके वहीं आस पड़ोस से, उनके मोहल्ले के ही हैं। यहाँ तक कि दास साहब को भी मौका मिलते ही माँ भोज नामक उपन्यास में प्रकट हो गए। वो बोल रही कि जब भी मैं कोई कहानी लिखने बैठती थी या कोई भी रचना जैसे कुछ लिखने बैठती थी, तो उनको क्या याद आते थे, अपने मोहल्ले के कैरेक्टर्स ही याद आ जाते थे। अरे ये तो मैंने अपने मोहल्ले में देखा, इस तरह का कैरेक्टर है। तो ऐसे ही एक उनके मोहल्ले में कैरेक्टर थे जिनको ये बोलती थी दास साहब। तो जब ये अपना एक महाभोज नाम का उपन्यास लिख रही थी, तो एक कैरेक्टर जो है, जो उन्होंने सोचा होगा उसमें, तो जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो उनको याद है, अरे ये तो मेरे मोहल्ले में जो दास साहब थे, ये तो बिल्कुल उनकी तरह है। तो क्या हुआ, वहां से उन्होंने फिर वो प्रेरणा ली उनके बारे में लिखने की। और तब लेखिका को एहसास हुआ कि बचपन की यादें जो हैं वो हमारे जीवन पर कितनी गहरी छाप छोड़ कर जाती हैं। अब राजनीतिक चर्चाओं का अनुभव उनको कैसे हुआ। सन 1944 में लेखिका की बड़ी बहन सुशीला की शादी हो गई और 2 बड़े भाई भी पढ़ने के लिए बाहर चले गए। तब उनके पिता का ध्यान ने उन पर ध्यान देना शुरू किया। जब उनकी बहन घर में थी, तो हमने भी पढ़ा था कि उनकी बहन सुंदर थी, तो पिताजी ज़्यादातर ध्यान उन्हीं पर देते थे। 2 भाई थे, अब वो भी घर से, जब बहन की शादी हो गई, 2 भाई हैं, वो पढ़ने के लिए बाहर चले गए, बची घर में अकेली लेखिका। तो अब उनके पिता का ध्यान जो है उन पर आना शुरू हुआ। वो पिताजी को यह पसंद नहीं था कि रसोई में कुशल बनाए जाए, मतलब पिताजी ये नहीं चाहते थे कि मुझे रसोई में मतलब कि खाना वाना बनाने में एकदम कुशल बनाया जाए, मेरे को एकदम उसमें मतलब पारंगत कर दिया जाए। क्योंकि वो क्या बोलते थे, वो रसोई को भटियार खाना बोलते थे। भटियार खाना मतलब जहाँ पर जाकर, वो छोटे लोगों की जगह, जहाँ पर जाकर आपके जितने भी गुण हैं वो सारे बेकार हो जाते हैं वहाँ पे रहने से। तो उनके अनुसार रसोई में रहने से प्रतिभा और क्षमता नष्ट हो जाती है, मतलब आपके अंदर जो भी एबिलिटी है वो सब आपकी क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है रसोई में रहने से। रसोई मतलब किचन। इसलिए वो उसे राजनीतिक बहसों में शामिल करते थे। मतलब जो लेखिका हैं, अब वो अपने पिता के साथ जो पॉलिटिकल डिबेट्स वगैरह होती थी उनमें जाती थी। उनके घर आए दिन राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे। मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज होती थी वो मतलब ज़्यादातर उनके घर में जो है वो आती रहती थी। कभी कांग्रेस, कभी सोशलिस्ट पार्टी, कभी कम्युनिस्ट पार्टी, तो कभी आरएसएस के लोग उनके घर में आते रहते थे। अब पिताजी चाहते थे कि वो देश में हो रहे आंदोलनों के बारे में जाने, मतलब लेखिका को पता चले कि देश में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से आंदोलन किए जा रहे हैं। लेखिका को राजनीतिक दलों के आपसी विरोध तो समझ में नहीं आते थे, किंतु क्रांतिकारियों और शहीदों के बलिदान जरूर रोमांचित करते थे। देखो, राजनीतिक दलों का आपसी विरोध मतलब एक जो पार्टी है वो दूसरी पार्टी के साथ में हमेशा क्या रहती है, उसका विरोध करती है। तो ये सब चीज़ें तो लेखिका को समझ में नहीं आती थी। लेकिन हाँ, जो हमारे क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने अपने, जो हमारे शहीद हैं, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, वो देखकर उनको बहुत रोमांच महसूस जो है वो होता था। अब 10वीं के बाद लेखिका को बहस सुनने और किताब पढ़ने की आदत लगी। सन 1945 में उन्होंने कॉलेज में प्रवेश लिया, जहां उनका जो मिलना हुआ वो हिंदी की प्राध्यापिका श्रीमती शीला अग्रवाल से हुआ। मतलब उनकी हिंदी की टीचर हैं जिनका नाम है शीला अग्रवाल, उनसे वो मिली कॉलेज में जब गई। शीला अग्रवाल ने उन्हें जो है किताबें चुनकर पढ़ने के लिए दी। पहले क्या होता था, उनको शौक तो था, लेकिन उनको ये नहीं था कि मैं कोई चुनकर किताब पढूं, कुछ सेलेक्ट करके पढूं। जो उनको मिल जाती थी वो उसको पढ़ लिया करती थी। लेकिन उनकी जब टीचर हैं, उन्होंने उनको चुन चुन के, मतलब सेलेक्ट कर करके किताबें पढ़ने के लिए दी। तो लेखिका ने शरद प्रेमचंद से आगे बढ़कर, अभी तक वो किसको जानती थी, बस शरद चंद और प्रेमचंद जी को। लेकिन जब उनकी टीचर ने उन्हें और भी लेखकों की किताब पढ़ने के लिए दी, तो अब वो जैनेन्द्र को, अज्ञेय को, यशपाल, भगवती चरण वर्मा को भी उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। और अब वो उपन्यास पढ़कर जो है वो आपस में बहस करते थे, मतलब कि एक डिबेट करते थे उनकी टीचर और वो। लेखिका को जैनेन्द्र के छोटे छोटे सरल वाक्यों वाली शैली अच्छी लगी। जैनेन्द्र एक लेखक हैं, तो वो कैसे लिखते हैं, वो छोटे छोटे सिंपल जो सेंटेंस है उसमें लिखते हैं, तो वो उनको बहुत अच्छा लगा। वे सुनीता पढ़ गई। सुनीता मतलब उनका एक रचना है। और उन्हीं दिनों उन्हें अज्ञेय के शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप पढ़ने का अवसर मिला। ये अज्ञेय भी जो है एक लेखक है, तो उनकी जो कृति हैं शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप, ये भी उन्होंने पढ़े। वह युग मूल्यों का मंथन का युग था। बनी बनाई धारणाएं टूट रही थी। नैतिकता और सही गलत की परिभाषाओं पर चिन्ह लग रहे थे। बोल रहे हैं उस समय टाइम कैसा चल रहा था, उस समय ये टाइम चल रहा था कि हमें जो हमारे मूल्य हैं, हमारे आदर्श हैं, ठीक है ना, उनको हम लोग जो है वो देख रहे थे कि हाँ हम सही उस पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। बनी बनाई जो धारणाएं थी, मतलब जो पहले से चलती आ रही हमारी कुछ वो थी धारणाएं, मतलब कि जो पुराने समय से विचार चलते हुए आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब टूट रहे थे।
नैतिकता, ठीक है ना, यानी मोरालिटी, और सही गलत की परिभाषाओं जो है, मतलब कि क्या सही है क्या गलत है, ये लोग सोचने पे मजबूर थे, उन पे चिन्ह लगा रहे थे, उन पे प्रश्न कर रहे थे कि क्या ये ठीक है, क्या ये गलत है। सन 1946 और 47 के दिन थे। सब और क्या हो रही थी, प्रभात फेरियां मतलब सुबह सुबह उठकर जो घूमते हैं, जलसे, जुलूस, हड़तालें, भाषण सब चल रहे थे। हर युवा इस माहौल में शामिल था। फिर लेखिका कैसे पीछे रहती। उधर शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में लावा भर दिया था। मतलब जो शीला अग्रवाल थी वो भी उनको इस चीज़ के लिए जो है मोटिवेट करती रहती थी कि वो आंदोलनों वगैरह में भाग लें। इसलिए लेखिका भी सड़क पर अब घूम घूम कर नारे लगवाती थी, हड़तालें कराती थी और सारी वर्जनाएं तोड़ डालती। मतलब जो भी उनके ऊपर पाबंदियां लगाई गई थी उनको तोड़ रही थी। और क्या कर रही थी, वो भी घूम घूम कर जो है आंदोलनों में वो नारे लगवा रही थी, लोगों से हड़ताल करवा रही थी। जब पिताजी से टक्कर लेने का सिलसिला शुरू हो गया, मतलब उनके पिताजी को ये तो पसंद था कि वो घर में बैठकर राजनीतिक पार्टियों के साथ में वाद विवाद करें, जाने की देश में क्या चल रहा है, लेकिन हाँ लड़कों की तरह घूम घूम कर सड़कों पर ये सब करें वो उनको पसंद नहीं था। तो अब दोनों के बीच में क्या शुरू हो गया, टक्कर शुरू हो गई। विवाह के मामले में भी विरोध चलता रहा कि विवाह करने के लिए भी उनका मतलब कि आपस में वो नहीं करना चाहती थी, पिताजी कराना चाहते थे। तो इस तरह से एक बार पिताजी को कॉलेज के प्रिंसिपल का बुलावा आया, जिस कॉलेज में वो पढ़ रही थी वहाँ से बुलावा। उन्होंने पूछा कि क्यों ना लेखिका की गतिविधियों के कारण उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। मतलब उनके प्रिंसिपल ने बोला कि जो आपकी बेटी है वो डिसिप्लिन में नहीं रहती है कॉलेज में, तो हम उसके खिलाफ मतलब कि कोई कार्यवाही क्यों ना करें, कोई एक्शन क्यों ना लें। पिताजी आग बबूला हो गए, यानी गुस्सा हो गए। बोले यह लड़की ना जाने मुझे किस कैसे कैसे दिन दिखवाएगी। मतलब हर कोई मुझे आके कुछ ना कुछ बोलता रहता, आज आपकी लड़की को यहाँ देखा, आज आपकी लड़की को वहाँ देखा। अब जो है वो प्रिंसिपल भी बुला रही है। गुस्से में गए, पर लेकिन जब वापस आए तो लेखिका को क्या था कि गुस्से में पापा गए हैं, जब जो प्रिंसिपल हैं वो भी बोलेंगी तो वो और गुस्से में वापस आएंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, वो अपने घर से निकल गई और पड़ोस में जाकर छिप कर बैठ गई। सोचा जब पापा आएंगे, जब उनका पिताजी का गुस्सा जो है वो शांत हो जाएगा तब घर जाऊंगी। लेकिन माँ ने आकर बताया कि पिताजी तो बड़े खुश हैं जब कॉलेज से वापस आए हैं। जब मैं गई, लेखिका बोलती है कि जब मैं घर गई तो मुझे पता चला कि पिताजी को तो मेरे ऊपर बहुत गर्व है, मेरे ऊपर बहुत घमंड है। क्यों क्यों उन्हें पता चला कि कॉलेज की सारी लड़कियां जो हैं वो मेरी बात मानती हैं। प्रिंसिपल के लिए कॉलेज चलाना मुश्किल हो रहा था। मतलब कि अगर मैंने कुछ कह दिया तो सारी लड़कियां वो बात मेरी मानती थी और मेरी वजह से उनको जो है वो कॉलेज चलाना मुश्किल हो रहा था। तो पिताजी ने बड़े गर्व से कहकर आए कि यह आंदोलन तो पूरे देश की पुकार है, इसे कोई नहीं रोक सकता। दरअसल पिताजी को अपनी प्रतिष्ठा का बहुत ख्याल था, मतलब इज्जत का। उन दिनों आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे के कारण देश भर में हड़तालें चल रही थी। आज़ाद हिंद फौज जो कि आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी, तो उन पर मुकदमा चल रहा था, उसके वजह से पूरे देश में जो है हड़तालें चल रही थी। शाम के समय छात्रों का समूह चौराहे पर इकट्ठा होता था, खूब भाषण वगैरह हुआ करता था। लेखिका भी जो है वो जोशीला भाषण देती थी। पिताजी के एक दोस्त थे, उनके पिताजी के, जो कि दकियानुसी थे, मतलब पुराने उस पर चलने वाले, पुरानी बातों को मानने वाले। उन्होंने उनको भाषण देते हुए देख लिया। आकर पिताजी को तुरंत कहने लगे, तुम्हारी मन्नू की तो मत मारी गई है। मन्नू भंडारी है ना लेखिका, कि वो तो पागल हो गई है। अब आपकी आज़ादी के चलते कैसे कैसे लड़कों के बीच में हुड़दंग मचाती फिरती है। मतलब आपने उसको बहुत आज़ादी दे रखी है, लड़कों के साथ में सड़कों पर घूमती फिरती है, हुड़दंग मचाती रहती है। यह लड़कियों को शोभा नहीं देता, ये लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है। परंतु तभी क्या हुआ ना, वो गए और उनके बाद पिताजी के एक दोस्त और आ गए। वो थे एक प्रतिष्ठित डॉक्टर और उनका नाम था अम्बालाल जी। वो आकर बैठे, उन्होंने लेखिका को देखते ही प्रशंसा की। उन्होंने जब मनु भंडारी को देखा तो देखते ही उनकी तारीफ करने लगे। बोले मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनकर ही, मतलब उन्होंने बोला कि मैंने तुम्हारा भाषण सुना और मैंने जैसे तुम्हारा भाषण सुना मैं तो तुम्हें बधाई देने चला आया, मुझे इतना अच्छा लगा तुम्हारा भाषण, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। ठीक है। बेटी की प्रशंसा सुनकर भंडारी का क्रोध धीरे धीरे गर्व में बदल गया। मतलब पहले जो दोस्त आए थे वो इतना कुछ सुना के गए थे, इसकी वजह से जो उनके पिताजी थे वो तो गुस्से में थे। लेकिन जब ये दूसरे दोस्त आए, उन्होंने बेटी की तारीफ की, तो अब क्या हुआ, उनका गुस्सा जो है वो धीरे धीरे कम होने लगा और किस में बदलने लगा, घमंड में, गर्व में, अपनी बेटी के लिए। तो इस प्रकार उस दिन तो लेखिका की जान बच गई। वास्तव में लेखिका के पिता अंतर विरोधों में जी रहे थे। अंतर विरोध मतलब उनके आंतरिक के अंदर ही वो चल रहा था विरोध। वो चाहते भी थे कि हमारी मतलब जो बच्चा है वो फेमस हो, लेकिन ये भी नहीं चाहते थे कि भाई वो इस तरह के काम करे। मतलब फेमस भी होना है लेकिन इस तरह से भी नहीं होना है कि आपका किसी चीज़ में नाम आए।
कि आप ये कर रहे हो, हुड़दंग मचाते फिर रहे हो। उनको मतलब अपनी एक जो इमेज थी वो भी एकदम क्लीन रखनी थी। तो ये बातें तो कभी साथ साथ नहीं हो सकती। तो फिर क्या हुआ, मई 1947 में शीला अग्रवाल को लड़कियों को भड़काने और अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में कॉलेज से नोटिस दे दिया गया। मतलब 1947 में शीला अग्रवाल को कि वो कॉलेज की लड़कियों को क्या कर रही है, भड़का रही हैं और वहाँ का डिसिप्लिन जो है वो बिगाड़ रही है। इस वजह से उन पर ये आरोप लगाया और उनको क्या दे दिया, नोटिस दे दिया कॉलेज से निकालने का। जुलाई में 3rd ईयर की कक्षाएं बंद करके लेखिका और उसकी 2 साथी को भी निकाल दिया गया। और जुलाई में क्या हुआ, 3rd ईयर की जो क्लासेस थी उनको बंद कर दिया गया। उनकी जो 2 फ्रेंड्स थी उनको भी कॉलेज से निकाल दिया गया। लेकिन लेखिका ने बाहर रहकर भी हुड़दंग मचाया कि कॉलेज को अगस्त में 3rd ईयर खोलना पड़ा। मतलब उन्होंने उसके लिए भी क्या किया, प्रोटेस्ट किया। और उनकी उसी की वजह से, उनकी कोशिश की वजह से अगस्त में 3rd ईयर को जो कॉलेज चल रहा था उसमें खोलना पड़ा। तभी देश को इससे भी बड़ी खुशखबरी मिल गई। कौन सी खुशखबरी मिली कि 15 अगस्त 1947 भारत जो है वो आज़ाद हो गया, जिसके लिए सभी लोग इतना संघर्ष कर रहे थे। तो ये थी हमारी जो आत्मकथा उन्होंने अपने बारे में लिखा है। इसको हम पूरी तरह से आत्मकथा भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि आत्मकथा में क्या होता है, इंसान अपना जन्म होना, अपनी एक एक बात सबके बारे में बताता है। पर उन्होंने अपने बचपन में जो उनके एक्सपीरियंस रहे हैं, जो उन्होंने मतलब महसूस किया है, वो सब उन्होंने बताया है। उस समय के समाज के बारे में बताया है। इस पार्ट में से 2-4 क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहला प्रश्न हमारा बनता है कि लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि जो उनके ऊपर मतलब वो किस किस का प्रभाव उनके ऊपर पड़ा था। तो सबसे बड़ा योगदान तो हमने पढ़ा उनके पिताजी का, उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था, है ना। एक तो उनके मन में जो हीनता की भावना आ गई थी अपने लिए, वो अपने आप को बहुत छोटा समझती थी, शक्की बन गई थी। वो किसकी वजह से आया था उनके अंदर, वो उनके पिताजी की वजह से आया था। और दूसरा प्रभाव हमने देखा था कि उनकी जो हिंदी टीचर है शीला अग्रवाल, उनकी वजह से उनके व्यक्तित्व पर उनका प्रभाव पड़ा था, क्योंकि उन्होंने उनको क्या बनाया, उन्होंने उनको क्रियाशील बनाया, क्रांतिकारी बनाया, आंदोलनकारी बनाया। ठीक है, अब क्या करने लगी थी, अब वो सिर्फ किताबें पढ़ती नहीं थी, बल्कि उनको चुन कर पढ़ा करती थी। उन्होंने उनको इतना नॉलेज दी थी, इतना उनको ज्ञान दिया था। अगला जो हमारे को प्रश्न देखने के लिए मिलता है, वो यह प्रश्न देखने के लिए मिलता है कि मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्राय पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। तो पड़ोस कल्चर के बारे में आपकी क्या राय है, ये देखने के लिए हमें मिलता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं भाई कि आस पड़ोस के मनुष्य जो है उनका जो है वो जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। किसी भी मुसीबत में सबसे पहले हमारा पड़ोसी ही काम में आता है। कोई भी दुख सुख हो जाए घर में, तब भी पड़ोसी ही आता है। मान लीजिए किसी घर में पति पत्नी दोनों ही नौकरी करने वाले हैं, तो उनको अपना जो है इतना समय नहीं मिलता है। तो मतलब कि कई बार क्या होता है कि पड़ोसी इतने अच्छे होते हैं कि कभी बच्चों को देखने की ज़रूरत पड़ी, या फिर जैसे बच्चे हैं उनके स्कूल से जल्दी आ गए, तो वो लोग उतना ध्यान रख लेते थे। लेकिन आजकल के टाइम में जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें तो यही नहीं पता होता कि आपके पड़ोस में रह कौन रहा है। तो आजकल के टाइम में ये सब तो बहुत मुश्किल हो गया। मान लीजिए दोनों लोग कमाने वाले हैं, तो घर में बच्चा अकेला ही रह जाता है। ठीक है, और ना ही किसी को किसी से मतलब है कि किसी के घर में कोई सुख हुआ है, कोई दुख हुआ है, कोई पूछने नहीं जाता। तो ये आज के जो है हमारा पड़ोस कल्चर और उस समय का पड़ोस कल्चर, उसमें कितना अंतर रहा है। और एक प्रश्न ये है कि इस आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। तो भटियार खाना उन्होंने क्यों बोला था कि उनका मतलब कि जो लेखिका है उनके पिता का मानना था कि जो भटियार खाना है वहाँ पर जो है खाना बनाना और वो सब चलता रहता है। तो उस चीज़ उसकी वजह से वहाँ पर मतलब जो हमारी लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, उनकी जो प्रतिभा है, उनका जो टैलेंट है, वो खाना बनाने पर आते ही बेकार हो जाता है। वो फिर अपने जीवन में और कुछ कर नहीं पाती हैं। ठीक है, वो बस घर गृहस्थी, चूल्हा चौका यहीं तक ही रह जाती हैं। इसलिए उनके पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित किया है। तो बच्चों, ये था आपका पाठ। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अगर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।